व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है समीर कैक्टन। और आज का वीडियो होने वाला है सीआरपीएफ के ऊपर। सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी निकली हुई है, सफाई कर्मचारी, कुक और भी बहुत सी पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है। उसका ऑफलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो। आपको पोस्टल ऑर्डर कैसे तैयार करना है, टिकट कितने की लगेगी, आपके फॉर्म के ऊपर सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी कैफ़े की दुकान पर जाके आपको ये फॉर्म निकलवा लेना है। निकलवाने के बाद आपको सिंपली देखना है ऊपर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, यानी ये कहीं आप दूसरा फॉर्म तो नहीं ले आए। जैसे आप फॉर्म फिलअप करने बैठते तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर। पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो या ट्रेड्समैन के लिए। ट्रेड्समैन में आपकी सफाई कर्मचारी, कुक की वैकेंसी है। तो आप जो भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हो आपको उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। एक से ज़्यादा पोस्ट आपको अप्लाई नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। केवल एक पोस्ट के लिए आप एक ही अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला ही कॉलम आपको पोस्ट अप्लाई का मिलेगा। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर, आपको जो भी नज़दीक आपका सेंटर जो भी पड़ता है आपका सेंटर, वो आपको फिलअप करना है। 9 सेंटर यहाँ पर सीआरपीएफ ने दिए हुए हैं अपने, मैं दिखा देता हूँ। 9 सेंटर में से आपको कोई भी 2 चूज़ कर लेने हैं। ये वे 9 सेंटर हैं जो सीआरपीएफ ने दिए हैं कि आप इन्हीं 9 सेंटरों में से चूज़ करके कोई भी 2 सेंटर आप चूज़ कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। इन 9 में से आपको चूज़ करना है। न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, ये 9 दिए हुए हैं। आपको कोई भी 2 अपने फॉर्म में लिख लेने हैं। सेंटर भरने के बाद तीसरा कॉलम आता है यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है। सरनेम अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में है तो सरनेम भी आपको साथ में लिखना है, अगर नहीं है तो अपना सिंपली नाम लिख देना है। नीचे फिर आपसे चौथे नंबर पर पूछा जाएगा यहाँ पर फादर नेम। तो फादर नेम आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। एक बात और, अगर यहाँ पर आपको सभी जो आपको डिटेल जो भरनी है वो आपको कैपिटल लेटर में भरनी है। जी हाँ, कैपिटल लेटर में आपको भरनी है, कोई भी छोटा अक्षर नहीं लिखना, कैपिटल लेटर में ही आपको भरनी है। फिर आता है आपके मदर नेम। मदर नेम आपको अपना डाल देना है। आपके माताजी का जो भी नाम है आपको उसके सामने वाले कॉलम में लिख देना है। 6 नंबर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको लिख देनी है। 7वें नंबर पर जेंडर, अगर आप मेल है तो मेल लिखिएगा, अगर फीमेल आप अप्लाई कर रहे हैं तो फीमेल आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर उसके सामने लिख देना है। 8वें नंबर पे आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना जो भी चालू मोबाइल नंबर जो आपके सिम कार्ड आप चला रहे हैं वो यहाँ पर लिख देना है, ताकि जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा वो कॉल कर दिया जाएगा। जो भी डाकिया आपको देने आएगा अपना एडमिट कार्ड, वो कॉल के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाएगा। तो अपना जो नंबर चालू है वही दीजिएगा। नीचे 9वें नंबर पर अपनी ईमेल आईडी, जो अपने फ़ोन में चालू है ईमेल आईडी, वो अपनी डाल देनी है ईमेल आईडी। फिर यहाँ पर अपनी कैटेगरी पूछेगा। 10वें कॉलम में आपसे अपनी कैटेगरी पूछेगा। तो कैटेगरी अगर आप जनरल से तो यू आर, अगर एससी, ओबीसी, जो भी एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। 11वां नंबर देखते हैं। 11वें नंबर रिलीजन, अगर आपका रिलीजन क्या है, आप अगर हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है मुस्लिम, या और अदर है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे मैंने हिंदू लिख रखा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कीजिए। अगर आप कोई भी सरकारी जॉब लगे हुए हैं और आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यस कीजिए। अगर आपके पास सरकारी जॉब नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर सकते हैं, नो लिख सकते हैं। उसके बाद आप मैरिड है या अनमैरिड है आपसे पूछा जाएगा। सॉरी, अगर यहाँ पर ऊपर जो 12वां नंबर एम्प्लॉय वाला था, अगर आप यस हैं तो नीचे आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर आपको लिखना होगा। 14वें नंबर पर आपका मैरिड है या अनमैरिड है आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड, अगर मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे। नेशनलिटी
इंडियन और अदर, अगर आप इंडियन हैं, अगर आप किसी और अदर कंट्री के कैंडिडेट और अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर अपने कंट्री का नाम आपको लिखना होगा। जैसे इंडियन है तो आप इंडिया लिखिए और अदर है तो आपको अदर कोई भी कंट्री आपको नाम लिख देना है। नीचे चलते हैं, स्टेट आपका जो भी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको उस स्टेट का नाम लिख देना है। नीचे आपकी अपनी हाइट यहाँ पर 17वें नंबर पर नेम ऑफ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिलीजन फॉर क्लेमिंग एक्सटेंडेड टाइम। अगर आप यहाँ पर कोई भी छूट चाहते हैं, जैसे हिली एरिया वालों को थोड़ी छूट मिलती है या और भी कुछ रेजिडेंट्स होते हैं, तो अगर आप उनमें से आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आपको टाइम मिलेगा किसी भी, जैसे फिज़िकल में टाइम, हाइट में थोड़ी बहुत छूट आपको जो मिलने वाली है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। नीचे चलते हैं, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर 18वां नंबर आपकी हाइट पूछा। अगर आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट है तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5-7 यहाँ पर मैं कहूँगा आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, या उससे ऊपर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी सेंटीमीटर आपकी हाइट है आपको यहाँ पर लिख देनी है। आपको अपनी चेस्ट यहाँ पर लिख देनी है। सबसे पहले यहाँ पर पूछेगा कि अगर फुलाकर आपकी हाइट चेस्ट कितनी होती है, तो यहाँ पर फुला के यहाँ पर लिख देनी है कितनी है, और बिना फुलाए भी आपको लिखनी है कि अगर आप बिना फुलाए आपकी चेस्ट यहाँ पर कितनी है। जैसे मैंने 85 और 80 लिख रखा है, मेरी चेस्ट इतनी ही आती है। तो नीचे चलते हैं, हाइट रिलैक्सेशन। आपको अगर आप चाहते हैं कि मुझे हाइट में छूट मिले तो आपको यस या नो करना है, क्योंकि उसके साथ आपको वो सर्टिफिकेट भी लगाने होंगे आप जिस भी छूट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। नीचे चलते हैं, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। ये 3 यस और नो आपको देखना है कि ये आपको हाइट में छूट मिलनी चाहिए। हिली एरिया वालों को ही मेरे ख्याल से छूट मिलती है, और भी कुछ रेजिडेंट्स होते हैं जिनको छूट मिलती है, वरना और जो समतल एरिया के जो स्टेट हैं उनको छूट नहीं मिलती है। नीचे चलते हैं, ये 21वां हो गया। 22वां, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो एक्स सर्विस मैन अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यस कीजिए, या नो हो तो नो। अगर एक्स सर्विस मैन अप्लाई कर रहे हो तो अपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस और डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो ये था शुरू का पहला पेज। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर, जो इसका दूसरा पेज है। ये है दूसरा पेज, जो कि दूसरी साइड में कहूँगा कि उस पेज की दूसरी साइड का पेज है ये। इसमें आपको पूछा जाएगा 23वें कॉलम में क्वालिफ़िकेशन आपकी ट्रेड्समैन की मोस्टली 10th बेस ही होती है, ये भी 10th बेस ही है। तो आपको अपने यहाँ पर 10th लिख देना है और ईयर ऑफ पासिंग लिख देनी है। ईयर ऑफ पासिंग लिखने के बाद यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है, और जो भी आपका बोर्ड है वहाँ यहाँ पर आपको लिख देना। अगर हरियाणा बोर्ड है तो हरियाणा, दिल्ली बोर्ड है तो CBSE तो CBSE बोर्ड, और यहाँ पर अपने सीरियल नंबर लिख देने हैं। ये वाले जो सर्टिफिकेट के ऊपर ही मिलते हैं, सर्टिफिकेट के ऊपर देख के आप यहाँ पर लिख देना अपने सीरियल नंबर सर्टिफिकेट के। आपको जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करें तो 10th ही काफ़ी है। तो नीचे चलते हैं टेक्निकल। अगर एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नंबर और बहुत। नीचे चलते हैं 25 में आपके पोस्टल एड्रेस। आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है आपके नज़दीक डाकखाना जो भी है उसका एड्रेस आपको लिख देना है यहाँ पर। फिर आता है आपका परमानेंट एड्रेस, जो आपके खुद जहाँ पर आप रहते हो उसका एड्रेस। नीचे फिर आता है अपना 27वें कॉलम आधार कार्ड। आधार कार्ड का नंबर आपको लिख देना। आप चाहो तो लिख सकते हो या आप छोड़ भी सकते हो, कोई ऑप्शनल है, ये लिख रखा है ऑप्शनल है। नीचे चलते हैं 28 में वेदर। यहाँ पर आपको क्रिमिनल और सिविल केस अगर आपके ऊपर चल रहा है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो। और अगर आपके पास FIR लगी हुई है तो 29वें कॉलम में लिखा है, अगर आपके पास FIR यहाँ पर लिखी हुई है पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो।
फिर आते हैं 21वां, आपके ऊपर केस कोई पेंडिंग है या अभी कोई केस चल रहा है, तो अगर चल रहा है तो यस, या अगर नहीं चल रहा है तो नो। नीचे चलते हैं, डिटेल ऑफ फीस पेड। यहाँ पर आपको पोस्टल ऑर्डर वाला, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली बच्चों को, क्योंकि पता नहीं होता कि पोस्टल ऑर्डर कैसे तैयार करते हैं। पोस्टल ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखना क्या है। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, जो भी पोस्टल ऑर्डर के ऊपर आप लिखोगे यहाँ पर, और 100 रुपये अमाउंट, जितनी भी आपकी फ़ीस है, अगर पैरामेडिकल स्टाफ की 200 रुपये है और ट्रेड्समैन की 100 रुपये फ़ीस है, तो वो यहाँ पर लिख देनी है। फ़ीस केवल जनरल EWS और OBC वालों मेल कैंडिडेट की, फ़ीमेल SC ST की कोई फ़ीस नहीं है, तो उनके लिए ये कॉलम उनको या छोड़ देना है, कोई भी भरने की ज़रूरत नहीं है SC ST और फीमेल कैंडिडेट को। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्टल ऑर्डर होता कैसा है, आपको भरना कैसे है। गाइज ये है पोस्टल ऑर्डर, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ये 50 पैसे का है, आपको 100 रुपये का लेना है। ये यहाँ पर आपको 100 रुपये लिखा मिलेगा, ये 50 पैसे का पोस्टल ऑर्डर है। 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेने के बाद आपको भरना कैसे है ये मैं बताता हूँ आपको। सिंपली आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे, यहाँ पर पे टू, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि वही एड्रेस आपको पोस्टल ऑर्डर में आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या एड्रेस लिखना है। एड्रेस आपको लिखना है ये वाला, DIG ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए और सुन लीजिए। आपको पे 2 में जो मैंने दिखा था, उसमें पोस्टल ऑर्डर में पे 2 में आपको लिखना है DIG ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, यही एड्रेस लिखना है। अगर ये नहीं लिखते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस जो सेंटर मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर लिखना है आपको। जो सेंटर का जो एड्रेस मैंने बताया था पे 2 आपको, वो यहाँ पर आपको लिखना है। और नीचे चलते हैं, वो लिखने के बाद आपको नीचे पूछेगा कि एट द पोस्ट ऑफिस एट द पोस्ट ऑफिस एट में, उसी में आपको लिखा हुआ है गांव का नाम है। मैं आपको गांव का नाम दिखा देता हूँ। गाइस गांव का नाम ये देखिए, ये लिख रखा है यहाँ पर बंगरसिया। आपको ये वाला नाम वहाँ पर लिखना है। पोस्ट ऑर्डर ऑफिस जो लिखा हुआ था ये नाम आपको लिखना है। ये विलेज का नाम है एक बंगरसिया भोपाल में, तो ये आपको वहाँ पर लिखना है। तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर आपको जो पे 2 मैं आपको बता दिया, यहाँ पर आपको बंगरसिया जो भी विलेज का नाम है वो आपको लिखना है। ये सब लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर फिर आता है ये वाले कॉलम, यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। ऊपर लिख देना है VPO जो भी आपका गांव है, नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, पिन कोड, जो एड्रेस आपका जो है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। इस वाले 3 या 4 लाइन आपको दिख रही है, आपका एड्रेस लिखना है आपको यहाँ पर। ये सब लिखने के बाद यहाँ पर फिर से आपको पूछा जाएगा पे 2 वाला, यही वाला फिर से आपको यहाँ पर लिख देना है। जो यहाँ पर दिए हुए कॉलम यहाँ पर आपको फिर से लिख देना है। लिखने के बाद वही सेम प्रोसीजर है, यहीं पर वही एडवर्ट ऑफिस, वही जो यहाँ पर आपने लिखा था बंगरसिया जो कि एक विलेज का नाम है, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपकी जो भी डेट है आपको यहाँ पर लिख देनी है डेट। पोस्टल ऑर्डर मैंने बता दिया आपको कैसे भरना है। आपको यहाँ पर अपना एड्रेस और पे 2 और ऑफिस मैंने आपको बता दिया कि कैसे फिलअप करना। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ आया नहीं आया। तो चलिए आपको और बता दूं, आपको ये नंबर नोट कर लेना है। ये जो दिख रहा है, जो भी आपके पोस्टल ऑर्डर पर ये नंबर दिख रहा है आपको नीचे वाले, ये वाला नंबर आपको नोट कर लेना है। ये नंबर आपको फॉर्म में लिखना है। जी हाँ, फॉर्म में लिखना है वरना रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर लिखना है। जो मैंने नंबर आपको बताया था पोस्टल ऑर्डर का, वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। 100 रुपये का जो ड्राफ्ट आपने पोस्टल ऑर्डर डाकखाने से लिया वो नंबर यहाँ पर लिखना है। जो मैंने पीछे अभी
डार्क करके दिखा हुआ था, सर्कल करके दिखाया हुआ था वो नंबर, आप वही नंबर लिखना है जो आपके पोस्टल ऑर्डर पर लिखा हुआ है। वो सब भरने के बाद नीचे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, सही सही सिग्नेचर कर देने हैं। अगर नहीं करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा पेज है डिक्लेरेशन का, आपको ये भी भरना है। नीचे 8वें कॉलम में आपको भरना है यहाँ पर अपना नाम, IM आपका नाम, और फिर आता है आपके फादर का नाम, और आपकी जो एज है वो लिखनी है। एज लिखने के बाद आपका रेजिडेंट जो विलेज है वो लिखना है। फिर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट में अपना जो भी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको लिख देनी है, ये वाले। फिर आपको स्टेट पूछेगा, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, जिस भी स्टेट से आपसे बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। नीचे आपसे प्लेस पूछेगा, आप जहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर आप अपना एरिया का नाम लिख देना है और डेट लिख देनी है जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो। नीचे कैंडिडेट सिग्नेचर आपको करने होंगे, आपको अपने सिग्नेचर करने यहाँ पर। विदाउट सिग्नेचर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलते हैं 4th पेज के ऊपर। 4th पेज OBC वालों के लिए है, जो भी OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है नॉन क्रीमियम लेयर स्टेटस के लिए। OBC वाले ही ये भरना है और अदरों के लिए नहीं भरना है। SC और ST के लिए भी है। आप PDF में देखकर आप ऐसे ही है, सेम ही है, कोई ज़्यादा हुई नहीं है। इसमें आपको लिखना है अपना नाम, जो भी आपका नाम है, और सन आपके फादर का नेम, और आपका विलेज का नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और हर स्टेट नेम आपको लिखना है। और यहाँ पर नीचे पूछेगा अगर बिलोंग आप की जो कास्ट है वो क्या है। जैसे मेरी खाती है तो मैंने यहाँ पर खाते लिखा हुआ है, आपकी जो है आप वो लिखिएगा। तो ये थे चारों फॉर्म। जैसे ही आप भर देते हो अपने फ़ोटो चिपका के फॉर्म के ऊपर, तो नेक्स्ट प्रोसेस मैं अब आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे आप फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो कौन कौन से फॉर्म आपको फॉर्म के साथ आपके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको अटैच करनी है। तो सबसे पहले आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए और साइन के साथ, और फ़ोटो साइन। आपको 2 फ़ोटो आपको अलग से, एक आपको चिपकानी है फॉर्म के ऊपर और 2 फ़ोटो अलग से फॉर्म के साथ भेजनी है, यानी कि 3 फ़ोटो टोटल हो गई। फिर दूसरा कॉलम है यहाँ पर 10th की मार्कशीट। आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करें तो 10th की आपकी मार्कशीट की कॉपी आपको अटैच करनी है। फिर आता है 3rd यहाँ पर OBC SC सर्टिफिकेट, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट या SC ST जो भी सर्टिफिकेट है आपको अटैच करना है। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप जैसे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें और भी ज़्यादा सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, एक्सपीरियंस डिप्लोमा वगैरह की, तो वो अटैच कर देनी है अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। फिर नीचे चलते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर मांगा है तो आपको अटैच कर देना है। अगर उस पोस्ट के लिए नहीं मांगा है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको रहने देना है, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आता है 6 यहाँ पर डोमिसाइल। आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप उसी राज्य के रहने वाले हो, उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। फिर आता है आधार कार्ड की कॉपी। अगर आप आधार कार्ड देना चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, उसमें ऑप्शनल लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंडेड करूँगा कि आधार कार्ड आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हर जगह आधार कार्ड की वैल्यू है। फिर नीचे पोस्टल, जो कि 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर मैंने आपको दिखाया था, वो 100 रुपये का, और पैरामेडिकल स्टाफ का 200 रुपये का है, वो आपको उसके साथ अटैच करना है। ये बस केवल जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट के लिए ही है। SC ST और फीमेल के लिए कोई भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे चलते हैं। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो और अप्लाई कर रहे हो तो एक्स सर्विस मैन के जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिस्चार्ज के या ज्वाइनिंग के, तो उसके कॉपीज़ आपको अटैच ज़रूर करनी है। नीचे
नीचे आपको ये इम्पोर्टेंट है, एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा, एक सेल्फ अटैच जो लिफाफा 22 रुपये का टिकट आपको उसके ऊपर लगेगा। 22 रुपये का टिकट उसके अंदर मैं कहूँगा कि उसके ऊपर ही लगेगा। 22 रुपये टिकट विद एड्रेस आपको लिखना है, क्योंकि उसी के अंदर आपका एडमिट कार्ड आपके डाकखाने के थ्रू आपके घर पर पहुँचेगा। अगर आपने 22 रुपये का टिकट नहीं लगाया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आगे नहीं आ पाएगा, आपके पास नहीं आ पाएगा। तो ये जो बहुत ज़रूरी है। तो ये थे, आप जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो, कॉपीज़ अटैच कर लेते हो, स्टेपल्स कर लेते हो अपने 8 से 9 पेज कॉपीज़ के साथ, तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली एक जैसे आप फॉर्म लाओगे, एक लिफाफा आपको मिलेगा फॉर्म भेजने के लिए। वो बड़े वाला आपका जो लिफाफा है वो उसके ऊपर आपको क्या लिखना है क्या नहीं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके सामने ही है एक मेरा लिफाफा जो मैं भेजने वाला हूँ। ऊपर आपको लिखना है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। ये ऊपर लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे पता चले कि हाँ कि इस फॉर्म के लिए ये है ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर जा रहा है। फिर नीचे आपको बीच में आपको लिखना है 2 और ये एड्रेस आपको लिख देना है, DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल। इस सेंटर पर आपको ये फॉर्म भेजना है। जो बड़ा लिफाफा है ऊपर जो होगा इसमें आपको ये एड्रेस लिखना है, विलेज यहाँ पर बंगरशिया और तालुक यहाँ पर हजूर और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भोपाल MP और पिन कोड आपको लिख देना है। ये सब लिखने के बाद आपको अपना एड्रेस भी लिखना है। यहाँ पर एक साइड में आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हो, अपना नाम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर यहाँ पर मस्ट आपको डालना है। मोबाइल नंबर आपको ध्यान वही डालना है जो चालू हो, क्योंकि डाकिया आपको फ़ोन करेगा आपका एडमिट कार्ड देने के लिए। तो अगर आपको एडमिट कार्ड चाहिए तो अपना मोबाइल नंबर सही ज़रूर डालिएगा। जैसे आप बड़े वाले जो भी मेन लिफाफा जिसके अंदर आप डालने वाले ये वाले लिफाफा के ऊपर आप ये सब लिख देते हो, तो एक और छोटा लिफाफा जो 22 रुपये के टिकट के साथ आपको उसके अंदर डालना है। मैं उसका भी आपको दिखा देता हूँ, उसके ऊपर आपको क्या क्या लिखना है। ये दूसरा जो लिफाफा है जो कि 22 रुपये के टिकट के साथ आपको भेजना है, यानी भेजना कि उसके अंदर डालना है आपको बड़े लिफाफे के अंदर। ये देखिए उसके ऊपर अपना एड्रेस लिखना है अपना, क्योंकि इसी एड्रेस पर आपका ये एडमिट कार्ड आपके घर तक पहुंचेगा। मैंने मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, आप अपना खुद का एड्रेस लिखिएगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट आपको ज़रूर लिख देनी है। मोबाइल नंबर देखिए, मोबाइल नंबर आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडमिट कार्ड अगर चाहिए हो तो। ये सब लिखने के बाद यहाँ पर आपको 22 रुपये की टिकट यहाँ पर 2 या 10 की 2 और 2 रुपये की यहाँ पर लगा सकते हैं, 5 की आप जितनी भी लगाना चाहे 22, लेकिन 22 रुपये की टिकट होनी ज़रूरी है। यहाँ पर चिपकानी है, किसी भी डाक खाने में जाइए वहाँ पर आपको टिकट मिल जाएगी 22 रुपये की, और वो लाके यहाँ पर आपको चिपका देनी है एक साइड में 22 रुपये की। ध्यान दीजिए 22 रुपये की टिकट आपको बोलना है कि 22 रुपये की टिकट दे दो, वो आपको 22 रुपये की टिकट दे देगा और यहाँ पर आपको लगा देनी है। ये ज़रूरी है लगानी, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, क्योंकि यही इसके थ्रू आपका एडमिट कार्ड आपके घर तक पहुँचेगा। तो आई होप आपको समझ आ गई हो वीडियो। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप रिवाइज देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो को स्किप किया होगा तो आप कुछ न कुछ गलतियां ज़रूर कर दिए होंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, दोबारा से देखिएगा। अगर आपका फॉर्म गलत हो गया तो आप भी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि रिजेक्ट होने के बाद उसको दोबारा अप्लाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि आगे का प्रोसीजर चालू हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में भी, और मैंने अपना फॉर्म खुद भरा है, और मैंने फ़ोटोज़ लेके यहाँ पर आपको एक वीडियो प्रॉपर बना के दिखाई है अपने फॉर्म की, जो मैंने खुद भरा है और मैं खुद अप्लाई करने वाला हूँ। तो
और भी नोटिफिकेशन या जॉब रिलेटेड इंक्वायरीज़ के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर और इम्प्रूव मैं क्या कर सकता हूँ चैनल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपके फॉर्म भरने के कैसे अप्लाई कर सकते हैं सभी वीडियो में आपको लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।